डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। देखिए, जो हमारा मेथड होगा सीरम लेवल्स ऑफ कैल्शियम को एस्टिमेट करने का मेथड जो होगा वो होगा ऑर्थो क्रिसोप्थेलिन कॉम्प्लेक्सॉन मेथड। ऑर्थो क्रिसोप्थेलिन कॉम्प्लेक्सॉन जो है ये एक डाई होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं सीरम कैल्शियम लेवल को एस्टिमेट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंड पॉइंट मेथड। तो एंड पॉइंट मेथड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि एंड पॉइंट मतलब ये होता है कि जैसे ही जो रिएक्शन है लाइक कैल्शियम आयंस जब रिएक्ट करेगा इस डाई से, तो ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन में एक कलर्ड कंपाउंड बनता है। व्हाट हैपन्स कि जैसे ही ये रिएक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस विथ द गिवन डाई as it reaches इक्विलिब्रियम पर जैसे ही रिएक्शन आएगा तुरंत क्या आएगा, यहाँ पर एक कलर आता है, कलर प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। और बेसिकली इसी कलर को हम क्या करते हैं हमारे कलरीमेट्री के अंदर हम मेजर करते हैं इस कलर को फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल्स कितने हैं उसके लिए। तो देयरफॉर इसको कहते हैं हम एंड पॉइंट मेथड। नाउ लेट अस डिस्कस अवर केस टुडे। तो देखिए केस क्या दिया हुआ है। केस सेज a 54-year-old grossly overweight woman presented with complaints of cramps and spasms of both hands. She was depressed and had positive Trausius sign and Chavostex sign. Past medical history revealed history of thyroidectomy for Graves' disease. Lab reports show serum phosphate ion level is 6.9 milligram per deciliter or 6.9 milligram per cent. What is the probable diagnosis? Perform appropriate biochemical investigation. ठीक है, तो व्हाट आर फाइंडिंग्स देखिए यहाँ पर क्या है। क्रैम्प्स एंड स्पाज्म ऑफ बोथ हैंड्स, ये पहला फाइंडिंग था हमारा। दूसरा है पॉजिटिव ट्राउसियस and positive Chavostex sign. Then there is a thyroidectomy, history of thyroidectomy. Also serum phosphate ion levels जो दिए हैं एक अडल्ट में वो है 6.9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ओके, दीज आर आवर फाइंडिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री थी उस वुमन की, उसमें लिखा हुआ है कि थायरॉइडेक्टॉमी हुआ है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस थायरॉइडेक्टॉमी विथ दीज सिम्टम्स, है ना, ये हमें जानना पड़ेगा। तो होता क्या है देखिए यहाँ पर, अच्छा जैसे ही हमें केस में क्रैम्प्स एंड स्पाज्म ऑफ बोथ हैंड दिख गया, पॉजिटिव ट्राउसियस साइन एंड चवोस्टेक्स साइन जैसे ही लिखा हुआ आता है ना, तो इसको देख कर ही आप बता सकते हैं कि जो हमारा डायग्नोसिस है ना, द डायग्नोसिस इज ऑफ टिटैनी, उस इंसान को क्या हुआ है, टिटैनी हुआ है और ये शी इज सफरिंग फ्रॉम टिटैनी। नाउ रीज़न बिहाइंड टिटैनी अब क्यों हुआ, यहाँ पर देखिए रीज़न देखते हैं हम। अब टिटैनी क्यों होता है, टिटैनी होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड कैल्शियम आयन लेवल्स इन सीरम बिलो 7 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। मतलब नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल कैल्शियम आयन रेंज जो होता है सीरम में वो होता है 9 to 11 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। लेकिन जैसे ही ये लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे गया वैसे ही क्या होगा, उस इंसान को टिटैनी हो जाएगा, मतलब वो टिटैनी के सिम्टम शो करने लगेगा। यहाँ पर टिटैनी कैसे हुआ देखिए, उसका कारण है थायरॉइडेक्टॉमी। ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टॉमी क्या हुआ रहा होगा, देयर इज एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। हम सभी को पता है कि जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड होता है उसके जस्ट पीछे साइड पे थायरॉइड के 2 लोब्स होते हैं विच इज़ कनेक्टेड बाय एन इस्थमस। ये हमारा थायरॉइड था,
इसके 2 लोब्स हैं, बीच में ये इस्थमस आया और ये इस प्रकार से कनेक्टेड होता है 2 लोब्स। अगर मैं पोस्टीरियरली बात करूँ तो थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या होता है, 4 बेसिकली 4 जो है स्मॉल क्या होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। मतलब अपर पैराथायरॉयड ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट है और लोअर वाले भी जो है वो पेयर में होते हैं। तो ऐसे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे। तो जब थायराइडेक्टॉमी हुआ होगा, जब थायराइड ग्लैंड का रिमूवल हुआ होगा ग्रेव्स डिसीज़ के लिए, उसमें क्या हुआ, गलती से ही हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड भी निकल चुका है। अब क्या हुआ है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम क्या होता है, रोल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, टू रिलीज PTH हार्मोन। नो व्हाट इज दिस PTH हार्मोन, पैरथ हार्मोन, और वी कैन से कि पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, नाउ रिमेंबर ड्यू टू रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड gland there is hypoparathyroidism. This causes decreased serum calcium ion levels at the same time, and it increases serum phosphate ion levels. इसका मतलब अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रीज़न क्या है इसका, रीज़न इज natural function of PTH hormone is to increase serum calcium ion levels and decrease serum phosphate ion levels. ये इसका नेचुरल फंक्शनिंग है। अगर इसका एब्सेंस रहेगा, इन इट्स एब्सेंस क्या होगा, ये जो रोल है उसका परफॉर्म नहीं हो पाएगा और ये जो वैल्यूज़ है कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन की वो रिवर्स हो जाएंगी। दिस इज़ द रीज़न कि फॉस्फेट आयन लेवल्स बढ़े हुए हैं। हमारी जो फाइंडिंग्स थी, लैब रिपोर्ट था 6.9 मिलीग्राम % फॉस्फेट आयन लेवल था, ये बढ़ा हुआ वैल्यू है। और कैल्शियम आयन डिक्रीज रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर ट्राउसिस साइन देख पा रहे हैं, चवोस्टिक्स साइन देख पा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल फॉस्फेट आयन की वैल्यू क्या होती है, सी इन अडल्ट्स की बात करूँ अगर मैं, अडल्ट्स में कितना होता है इसका वैल्यू, इट इज़ अबाउट 2 to 5.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ओके, एंड इन चिल्ड्रन द वैल्यू ऑफ फॉस्फेट आयन कितना होगा, 4 to 6.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो इसका मतलब क्या कि अडल्ट्स में 2.5 to 5, ओके 2.5 to 5 है ये मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, एंड चिल्ड्रन में 4 to 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो एक अडल्ट का वैल्यू है, और अडल्ट में कितना है 6.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दैट मीन्स कि फॉस्फेट आयन लेवल्स बढ़ चुके हैं। ओके, तो समझ में आया हमें कि क्यों फॉस्फेट आयन लेवल्स क्यों बढ़े हुए हैं, वो हमें समझ में आ गया। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब PTH हार्मोन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर, एंड सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स गिरे रहेंगे। अब वो सीरम कैल्शियम आयन लेवल सीधी सी बात है 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आने वाला है। वो आप कैसे एस्टिमेट करोगे, बाय दिस मेथड ऑफ ऑर्थो क्रिसॉफ्थेलिन कॉम्प्लेक्सॉन मेथड, वो आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए हमने क्या देखा, हमने फाइंडिंग्स में देखा था कि उसको थायराइडेक्टॉमी हुआ, सीरम फॉस्फेट आयन लेवल बढ़ा हुआ था, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब होता क्या है देखिए यहाँ पर, दूसरा है क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं उसको, क्रैम्प्स एंड स्पाज्म क्यों हो रहा है ना। तो रिमेंबर वन थिंग, देखिए पहला अगर मैं बात करूँ स्पाज्म, तो स्पाज्म होता क्या है, स्पाज्म होता है एक सडन इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके,
दिस इज स्पाज्म। अब ये स्पाज्म जो है, जब सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अपने आप अचानक से इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे होगा लीड्स टू और इट रिजल्ट्स इन स्टिफनेस, cramps in extremities, tingling of extremities। tingling का मतलब क्या है, प्रिकलिंग सेंसेशन होता है एक्सट्रीमिटीज। नाउ तो ये स्पाज्म क्यों देखने को मिलता है, वेन एवर देर इज स्टिटैनी, तो स्टिटैनी में स्पाज्म क्यों आता है, उसका रीज़न देखिए क्या है। रीज़न इज दैट डिक्रीज्ड कैल्शियम आयन लेवल्स, जब कभी हो जाएगा डिक्रीज्ड कैल्शियम आयन लेवल्स इन सीरम, ओके, लीड्स टू increased membrane permeability to sodium ions। कैल्शियम आयन लेवल सीरम में कम हो गए तो कोई ना कोई पॉजिटिव आयन को अंदर जाना पड़ेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि सोडियम आयंस का जो परमेबिलिटी होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ऐसे केसेस में। तो जब इंक्रीज्ड परमेबिलिटी हुआ सोडियम आयन का, तो दिस विल लीड टू व्हाट, दिस कॉजेज इंक्रीज्ड सोडियम आयंस इन ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड डीपोलराइजेशन होगा। इंक्रीज्ड डीपोलराइजेशन से क्या होगा, इंक्रीज्ड एक्शन पोटेंशियल, है ना, एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देखिए सोडियम आयन हमेशा क्या करता है, डीपोलराइजेशन करवाता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल करवाएगा। कोई भी मसल हो, गई स्केलेटल मसल हो, हार्ट मसल हो, कुछ भी कोई भी मसल हो, सोडियम आयन क्या करता है, सेल के अंदर जाकर के क्या करेगा, उसका डीपोलराइजेशन करवाता है, मतलब थ्रू द नर्व। जब वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाएगा ये पोटेंशियल, फिर वो क्या करेगा, मसल का अल्टीमेटली क्या करवाने वाला है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला है। तो सोडियम आयन इज फॉर डीपोलराइजेशन के लिए होता है ये। तो डीपोलराइजेशन करवाएगा, इंक्रीज डीपोलराइजेशन से क्या होता है, इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, मतलब नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल बढ़ गए। लेकिन अब देखिए होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल तो बढ़ गया, तो सीधी सी बात होती है कि एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या आता है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है, हर एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए मसल में। लेकिन ड्यू टू डिक्रीज्ड सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स देयर इज इनकम्प्लीट contraction and relaxation of muscle। ओके, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट कहा है आपको, इन योर फिजियोलॉजी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आप वहाँ पर, उसका नाम है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में आप जानेंगे कि कैसे कोई मसल जो है थ्रू अ नर्व, पहले एक नर्व एक्साइट होती है किसी स्टिमुलस से, ठीक है, और फिर क्या होता है कि उसके स्टिमुलस के आने से क्या हुआ, एक डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा, देन देयर विल बी एन एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होने के बाद क्या होता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड ऑल्सो फॉर रिलैक्सेशन। एक जो आयन इंपॉर्टेंट है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। तो कैल्शियम आयन्स ही होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अ मसल करवा सकते हैं। अब अगर वो ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उनका ही लेवल अगर कम हो जाएगा ना, तो देयर विल बी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इनकम्प्लीट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल बढ़ चुके हैं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, लेकिन उतने कैल्शियम तो है नहीं,
तो देयर विल बी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है, स्पाज्म आ जाता है उस मसल में, वो मसल कैसा हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दिस विल लीड्स टू वीकनेस ऑफ मसल, वीकनेस ऑफ मसल। तो ये था रीज़न बिहाइंड, ये क्या था, ये रीज़न था बिहाइंड द स्पाज्म। क्यों देखने को मिलता है आपको टिटैनी के अंदर। ओके, दूसरी बात हमने क्या देखी थी, हमने हमारा एक फाइंडिंग था पॉजिटिव ट्राउसियस साइन एंड चवोस्टेक्स साइन। अब देखिए व्हाट इज चवोस्टेक्स साइन। दीज आर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब आपको एग्जामिनर पूछेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय चवोस्टेक्स साइन, व्हाट इज ट्राउसियस साइन, क्यों आया, ऑल दोज थिंग्स दे विल बी आस्किंग यू। देखिए चवोस्टेक्स साइन क्या है, इट इज सीन इन अ पेशेंट ऑफ टिटैनी। होता क्या है इसमें, when we tap over facial nerve, facial nerve कहाँ पर, in front of ear or at angle of jaw, it results into ipsilateral, that means same side, same sided, ipsilateral contraction of फेशियल मसल्स। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना हुआ अभी कि हमने जब टिटैनी के पेशेंट में फेशियल नर्व को टैप किया एट द एंगल ऑफ जॉ इन फ्रंट ऑफ ईयर, तो इट रिजल्ट्स इन इप्सिलैटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स। क्यों, नॉर्मली ये नहीं होता है। इसका रीज़न देखिए क्या है, रीज़न इज ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी of nerves to mechanical stimulus। रीज़न ये है कि हमारी जो नर्व्स है ना वो उनकी एक्साइटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस बढ़ चुकी है। अच्छा ये क्यों हुआ, रीज़न इज सेम। रीज़न क्यों सेम है, देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि देयर इज इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है, सोडियम आयन करेगा क्या, ये टुवर्ड्स क्या करता है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ लेके जाता है। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस से क्या होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज रीच्ड अर्लियर। ओके, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब मिनिमम पोटेंशियल जिस पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना, तो वो अर्लियर रीच कर जाता है क्योंकि सोडियम आयन लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो ये पोटेंशियल को क्या करते हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, इज रीच अर्लियर, देयरफॉर क्या होता है, अर्लियर एक्शन पोटेंशियल इज रीच्ड। और जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा तो इससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल अर्लियर आए तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विल बी सीन, मसल विल बी सीन, है ना, अर्लियर एंड रिपीटेटिवली। ओके, तो ये था रीज़न कि क्यों देर इज़ इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स टू मैकेनिकल स्टिमुलस। आयंस का पूरा रोल है यहाँ पर कि आयंस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड जल्दी रीच कर रहा है, थ्रेशोल्ड जल्दी आ जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट जल्दी होगा और जनरेशन, और जब एक्शन पोटेंशियल जल्दी जनरेट हुआ ना तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जल्दी करवाएगा, रिपीटेटिवली करवाएगा। ओके, दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड चवोस्टेक्स साइन। अगला है हमारा ट्राउसियस साइन है। ठीक है, अब ट्राउसियस साइन पढ़ने से पहले देखिए एक बात याद रखिए, रिमेंबर कि देर इज़ अ
कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ टिटैनी, ठीक है। जब कभी किसी इंसान में कैल्शियम आयन लेवल्स काफ़ी लो हो जाएंगे, दैट मीन्स बिलो 7 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाए, तो ऐसे केसेस में टिटैनी हुआ। टिटैनी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट इज़ कार्पोपेडल स्पाज्म। स्पाज्म मतलब क्या? जो कार्पल्स होते हैं ना हमारे, जो ये रिस्ट बोन्स होती हैं, रिस्ट बोन्स जो होती हैं ना यहाँ पर, जो हमारी कार्पल्स होती हैं, इनमें क्या आता है? इनका स्पाज्म होता है। कैसे होता है देखिए, दिस कार्पोपेडल स्पाज्म को हम वी ऑल्सो कॉल्ड इट सेड एज ऑब्स्टेट्रिक हैंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? कार्पोपेडल स्पाज्म में क्या होता है? दैट इज फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एट रिस्ट एंड थंब और रिस्ट पर फ्लेक्शन हुआ विथ हाइपर एक्सटेंशन एट रिमेनिंग फिंगर्स, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें? टिटैनी के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब कभी सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होंगे ना, तो ऐसे इंसान में क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज्ड कैल्शियम आयंस देयर इज फ्लेक्शन एट रिस्ट एंड थंब बट देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ रिमेनिंग फिंगर्स। कुछ इस तरह से साइन हो जाती है। ये होती है कि आपकी कार्पोपेडल स्पाज्म होता है। ये यहाँ पर रिस्ट पर क्या हुआ है? फ्लेक्शन हुआ है, थंब पर फ्लेक्शन हुआ है, लेकिन जो हमारी बची हुई फिंगर्स है ना, उनका एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है। तो ये हो गया नॉर्मल फीचर हो गया। नाउ इफ सेम sign is seen by occluding blood supply to limb by inflation of sphygmomanometer cuff for few minutes, तो तब इसको क्या करेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज ट्राउसिव साइन। ओके, तो अगर यही जो कैरेक्टरिस्टिक साइन देखने को मिलती है हमें टिटैनी के अंदर, ये अगर कब देखने को मिल जाए? तब जब हमने स्पिग्मोमैनोमीटर कफ को गलती से हमने कुछ ज़्यादा मिनट्स के लिए क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेट करके रखा हुआ है उस इंसान के हाथ पर, तो देर इज़ एन ऑक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी और ब्लड सप्लाई का ऑक्लूजन हुआ। न्यूट्रिशन दैट मीन्स आयंस रीच नहीं किए, फर्दर डिक्रीज इन कैल्शियम आयन हो गया वहाँ पर लिम्ब में, एंड इट विल, तो ऐसे में जब कार्पोपेडल स्पाज्म हो तो इसको कहते हैं ट्राउसियस साइन। ओके, जब इस केस की वजह से कार्पोपेडल स्पाज्म होगा तब दैट इज कॉल्ड एज ट्राउसियस साइन। ओके, नेक्स्ट, नाउ रिमेंबर वन थिंग, सीरम के कैल्शियम लेवल्स जो होते हैं ना, एट विच टिटैनी occurs is well above the level at which clotting defects will occur, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमेशा याद रखिए कि जब कभी टिटैनी हो रही है ना, उसमें क्लॉटिंग डिफेक्ट्स नहीं आते हैं। अब क्लॉटिंग डिफेक्ट्स और कैल्शियम का क्या लेना देना? देखिए, कैल्शियम आयन जो है ना, इट इज़ द फोर्थ कोएगुलेशन फैक्टर है ये, ठीक है। कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे 13, उसमें से जो फोर्थ कोआगुलेशन फैक्टर होता है ना, वो कैल्शियम आयन होता है। तो डिक्रीज कैल्शियम आयन से क्लॉटिंग डिफेक्ट होना चाहिए, बट टिटैनी वाले पेशेंट में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग डिफेक्ट आने के लिए फर्दर बहुत कम लेवल ऑफ कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन टिटैनी के लिए जितना कैल्शियम लेवल है उसमें क्लॉटिंग डिफेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा क्या फाइंडिंग्स, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आयन। तो एग्जामिनर आपको पूछेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, तो आपको एक कॉमन तो सबको पता ही होता है कि बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, है ना। अच्छा, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में कैल्शियम कैसे काम कर रहा है? फॉर फॉर्मेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन आप फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दैट फैसिलिटेशन
इट फैसिलिटेट्स एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. ओके. देन थर्ड विल बी कि इट इज़ अ कोआगुलेशन फैक्टर, जो मैंने आपको अभी बताया. फैक्टर नंबर 4 है ये. तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. देन इसका और फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर. बहुत बार हमने देखा है ना, सेकेंड मैसेंजर. देन कि इट एक्टिवेट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट एक्टिवेट्स कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट एंजाइम्स. ठीक है. ये जो है कैलमोड्यूलिन क्या होता है? इट इज़ अ कैल्शियम बाइंडिंग, इट इज़ कैल्शियम बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन है ये. दैट मीन्स कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कैलमोड्यूलिन पर डिपेंड होते हैं अपने एक्टिवेशन के लिए, लेकिन खुद कैलमोड्यूलिन जो होता है वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उसको कैल्शियम नहीं मिल जाए. तो देयरफॉर कैल्शियम हेल्प करेगा किसको? कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए. ओके. देन सिक्स्थ इज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. अब ये भी आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैल्शियम काम करता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में. देखिए होता क्या है कि कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स. नर्व के एंडिंग्स पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स होते हैं ना, उनके कोलिजन के लिए कैल्शियम लगता है. तो देयरफॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में कैल्शियम हेल्प करेगा. देन कैल्शियम विल प्रोलॉन्ग, इट प्रोलॉन्ग्स सिस्टोल ऑफ हार्ट. मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है ना, उसमें ये उसको ये लंबा करता है. सीधी सी बात है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? कैल्शियम ही करवाता है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है हार्ट से रिलेटेड कि ECF कैल्शियम आयंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन हार्ट मसल. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम आयन, सीरम के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो हार्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन कंपेयर टू स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल के अंदर कैल्शियम आयन जो सीरम के अंदर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. सेल के अंदर जितने हैं उनसे ही काम हो जाता है. बट हार्ट में क्या होता है कि बाहर सीरम लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्वेश्चन होता है कि कंपोजिशन पूछेंगे वो आपको, कंपोजिशन ऑफ सीरम कैल्शियम. तो देखिए यहाँ पर आउट ऑफ 9 to 11 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ सीरम कैल्शियम, इसमें का 50% जो होता है ना वो फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन होता है जो कि एक्टिव होता है. इट इज़ एक्टिव. जितने काम करवा रहा है ना, जितने फंक्शंस मैंने बताया आपको, सब यही करेगा 50%. देन 40% जो है वो प्रोटीन बाउंड है, इट इज़ प्रोटीन बाउंड. एंड रिमेनिंग 10% जो रहेगा इट इज़ associated with बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉस्फेट आयंस. तो ये दोनों ही इनएक्टिव होते हैं. बोथ आर व्हाट? इनएक्टिव. ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैल्शियम के बारे में हमने बात कर ली. इसमें कुछ और भी वाइवा क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. तो आपने समझ लिया कि ये जो हमारा केस था वो किसका था? टिटैनी का था. एंड कैसे हमें इसको डायग्नोस करना है, ये जो फाइंडिंग्स थी उसको आप इस वीडियो में समझ चुके हैं. अगले वीडियो में हम कुछ और वाइवा क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. एक हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे मेनली हम वहाँ पर, कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि लेवल्स ऑफ कैल्शियम को रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.